खनिज में एक लोहा सीखे थे, लोहा के बाद एक और कौन था, मैग्नीज भी सीख लिए थे, है ना। यहाँ तक हो गया था ना। इसके बाद अभी जो आप लोग को इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, एक है तांबा, है ना। तांबा को ही हम लोग को सीखना होगा। देखिए तांबा में इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो केमिस्ट्री का सेक्शन अलग है और इसका अलग है। केमिस्ट्री में तांबा के बारे में पूरा इसका संकेत, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान सब कुछ चलता है। यहाँ केवल हमको क्या मतलब है, उत्पादन से मतलब है, उसका प्रमुख अयस्क से मतलब है, किस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इससे हमको मतलब है। देखो अगर तांबा की बात आता है तो तांबा का संबंध तुम लोग को ऋग्वैदिक काल से ही बताए थे, याद होगा। सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। अगर हम लोग को बात आता है कि सबसे पहले मतलब मनुष्य ने कौन से धातु के बारे में अगर पता लगाया था तो वह कौन था, तांबा था। इसलिए कभी भी अगर आप लोग को बात आएगा कि सबसे प्राचीनतम धातु जिसे मनुष्य ने अपना उपयोग में लाया तो वह राइट आंसर कौन सा होगा, तांबा होगा। लेकिन अंतर क्या है, सबसे प्राचीनतम धातु तांबा ही है जिसका पता लगा, लेकिन अभी तक भारत में इसका भंडारण बहुत ही कम है। ये ध्यान में रखना है कि तांबा का पता सबसे पहले लगा था, फिर भी भारत में तांबा का भंडारण बहुत क्या है, कम है। इतना कम है कि मात्र कहा कि जितना उत्पादन है उसका 125 करोड़ टन। याद रखना ये डाटा आप लोग को कभी कभी आता है। भारत में तांबा का भंडारण है, ऑप्शन देगा 110 करोड़ टन, 120 करोड़ टन, 130 करोड़ टन, इस प्रकार। तो 120 और 25 के रेंज में जो रहेगा उसी को आप टिक करिएगा। ऐसे एक रेट याद रखना है तो याद रखिएगा कि भारत में तांबा का भंडारण कितना है, 125 करोड़ टन है। लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कहा जाता है उपयोगिता के दृष्टि से, अरे इतना तो है ये, लेकिन जितना ज़्यादा इस्तेमाल है तांबा का उसके उपयोगिता के दृष्टि से यह डाटा बहुत ही कम है। इसी कारण से कहा जाता है कि तांबा जो है वह क्या होता है, लोहा की तुलना में क्या है, महंगा है। अगर आप लोग को कहा जाए कि लोहा का बर्तन है, एक तांबा का बर्तन है, तो महंगा कौन है, लोहा का कि तांबा का, तांबा का। लेकिन गौर करके सोचना कि भैया तांबा का बर्तन काहे महंगा है, कहना समझ गए। तांबा का भारत में भंडारण बहुत कम है, कितना है तो 125 करोड़ टन है। उपयोगिता के दृष्टि से यह आंकड़ा बहुत कम है, अतः कम भंडारण होने के कारण ये क्या है, महंगा है। एक बात और, इसका मेन रूप से आपको याद होगा कि इसका प्रमुख अयस्क में ध्यान रखिएगा, प्रमुख अयस्क। अगर हम प्रमुख अयस्क की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख अयस्क है कॉपर पाइराइट। क्या याद रहेगा, कॉपर पाइराइट। एक इसका अयस्क होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, और एक इसका अयस्क है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूपराइट। क्या याद रहेगा कि नहीं। तो इसका प्रमुख अयस्क जब भी बोलेगा नम्मे में छुपा हुआ तांबा, तांबा को हम लोग कॉपर कहते हैं ना, तो वह तांबा है, कॉपर है। इसका प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस और क्या जी, क्यूपराइट। लेकिन अगर आप लोग को बात आ जाएगा, अयस्क तो तीनों हैं, लेकिन तांबा का निष्कर्षण सामान्यतः किससे होता है, तो कहना कॉपर पाइराइट अयस्क से होता है। ये ध्यान में आप लोग को विशेष याद रखना है कि भारत में या कहीं भी तांबा का निष्कर्षण सामान्यतः होता है। सब ऑप्शन सर आएगा तो सबसे पहले आप प्रीफर करोगे किसको, कॉपर पाइराइट को। तांबा का निष्कर्षण हम लोग कॉपर पाइराइट। लेकिन आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि एक तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे तांबा का भंडारण है, फिर भी जब इसका निष्कर्षण की चर्चा चलता है तो इसका निष्कर्षण में काफ़ी महंगा है। निष्कर्षण करना, खास करके इसका निष्कर्षण में बिजली का हमको जरूरत पड़ता है, यानी तांबा का निष्कर्षण, तांबा का शोधन, इसका शुद्धिकरण का प्रक्रिया जो है महंगा होने के कारण काफ़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इस कारण से हम इसका शोधन नहीं कर पाते हैं, और इसका शोधन करने के लिए हम यहाँ से तांबा को क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं, और भी किसको, जापान को। यहाँ से तांबा जापान जाता है, वहाँ से वह शुद्ध होकर के फिर से वह आता है। इसके बदले में जापान को भारत के द्वारा पैसा भी दिया जाता है जी। तो ये सब आप लोग का सॉफ्टवेयर अपलोड होना चाहिए, कारण कथन कारक वाला जब ऑप्शन देगा ना तो इस सब फंसा लेता है। सीधा सीधा आप लोग को याद हो गया कि तांबा है, तक समझ गए। तांबा जो है, मनुष्यों ने तांबा के बारे में सबसे पहले पता लगाया था, अर्थात यह सबसे प्राचीनतम धातु है। दूसरा बात बताए क्या, भारत में तांबा का भंडारण क्या है, कम है। कम होने के कारण इसका डाटा अगर याद आएगा तो 125 करोड़ टन के आसपास है, जो कि उपयोगिता के दृष्टिकोण से बहुत कम है। यही कारण है कि यह क्या होता है, महंगा होता है। महंगा होने के एक रीजन और भी बता दिए, एक तो कम है, कम होने के बावजूद भी इसका शोधन की प्रक्रिया इतना महंगा है, बिजली इतना ज़्यादा लगता है कि हम खुद से इसका शोधन नहीं कर पाते हैं, और इसका शोधन करने के लिए हम कहाँ भेजते हैं, जापान को निर्यात करते हैं। फिर वहाँ से वह शोध होकर के, शुद्ध होकर के फिर वापस आता है, बदले में कॉस्ट भी, मतलब पैसा भी लगता है। ये सब कारण
ये महंगा हो गया। हाँ, इसका प्रमुख अयस्क का बात करेगा तो 3 अयस्क का नाम लिए, कौन कौन? कॉपर पाइराइट अयस्क, क्यूपराइट अयस्क, कॉपर ग्लांस अयस्क। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसका निष्कर्षण जो होगा मूलतः किससे होता है? कॉपर पाइराइट अयस्क से होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ से बाद आगे क्या कहेगा कि मेन रूप से भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो तांबा के लिए सबसे प्राचीनतम खान है? तो याद होगा राजस्थान का खेतड़ी, नाम सुना है। ये क्वेश्चन बहुते बार पूछा हुआ है। आप लोग से सीधा सीधा ये सेट वाला क्वेश्चन है कि बताइए तांबा का सबसे प्राचीनतम खान है। ऑप्शन बहुते सारा देगा, अलवर, खेतड़ी, दिलवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीनतम अगर लगा हुआ रहेगा तांबा सबसे प्राचीन, तो कौन है? खेतड़ी है। और यह खेतड़ी है कहाँ? कहना राजस्थान में। क्या ये सब बात ध्यान में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन इसके अलावा और तांबा की प्राप्ति कहाँ कहाँ हो सकता है? तो जो भी हम नाम लिए, अलवर का नाम ले लिए, दिलवाड़ा का खान का नाम ले लिए, तो अलवर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, ये सब जो राजस्थान का खान है ये सब तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि एमपी का एक और है बालाघाट, क्या याद रहेगा? बालाघाट खान भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो सब है रे, खेतड़ी भी, अलवर भी, दिलवाड़ा भी, बालाघाट भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? खेतड़ी है। यहाँ से सवाल आप लोग को आता है। क्या यहाँ तक के बात आप लोग का ठीक हो गया है? तो इसको हम हटा देते हैं। अभी बस सुनने का प्रयास करो, सुन लो, उसके बाद आप लोग का ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, एक बात और, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम में 2 तरह का प्रश्न। एक तो आप लोग का ये होगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो इसका कोई न कोई अयस्क से होगा। इसका प्रमुख अयस्क है जो इंपॉर्टेंट है, कौन? बॉक्साइट। हालांकि एक और अयस्क का नाम जानते होंगे आप लोग, जिसका नाम है कोरंडम, याद रहेगा कि नहीं? लेकिन कोरंडम यहाँ पर अगर आप लोग दोनों अयस्क है, बॉक्साइट भी अयस्क है, कोरंडम भी अयस्क है। लेकिन अगर प्रश्न आएगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण या एल्युमिनियम की प्राप्ति निम्नलिखित में से उसके कौन सा अयस्क से होता है, तो एल्युमिनियम की प्राप्ति कौन अयस्क से? बॉक्साइट अयस्क से होता है। इसके बाद एक इसका स्थान याद रखना कि एल्युमिनियम की प्राप्ति भारत में, भूगोल से जब उसको जोड़ेंगे तो स्थान में पूछना है ना, तो एल्युमिनियम की प्राप्ति भारत के कौन कौन से स्थान से होता है? तब मेन रूप से याद रखना है बीच वाला सेक्टर जो एमपी का है। एमपी में ही आप लोग का मैकाल का खान हो गया, या मकाल की पहाड़ी हो गया, अमरकंटक की पहाड़ी हो गया, कटनी का नाम सुने हैं? तो एमपी में है ना, सतना जो मैहर वगैरह जाइएगा ना, तो उसी के आसपास मिल जाएगा आपको कौन? कटनी, जबलपुर, सतना, ये सब वही है। तो मैकाल की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, कटनी, एक और बिलासपुर, ये सब ऐसे हैं जहां से हम लोग को किसका प्राप्ति होता है? तो कहना एल्युमिनियम की प्राप्ति होता है। क्या इतना चीज इसमें याद रहेगा डाटा? अच्छा, इसके बाद और हटा दो, एक और आप लोग सुन लीजिए खनिज का नाम, जिसका नाम क्या था? अभ्रक। अभ्रक सुना था? अच्छा, अभ्रक तुम लोग पहचानता है उसको जी? हैं जो, हाँ, चमकीला होता है। हाँ, तो हीरो चमकता है। अरे चमकीला में बोलिएगा ना कि भैया हम बालू देखें। बालू देखा कि नहीं? बालू में देखेगा एक एकदम पूरा पतला, और पतला होगा उसमें भी वह चमकीला होगा। तब बालू का जो चमकीला वाला पर माने कि पत्ती के रूप में वो वाला जो ये स्ट्रक्चर देखते हो, वही आप लोग का अभ्रक होता है। नहीं तो तू लोग अबीर देखा होगा, अबीर है ना, तो अबीर में देखना कि उसमें भी चमकीला कुछ पदार्थ रहेगा। तबीर में जो चमकीला पदार्थ है या रेत में जो चमकीला पदार्थ है वही क्या है? अभ्रक है। हाँ, अभ्रक से हम लोग को सवाल कहाँ से आता है? मेन इसका स्थान से है कि अभ्रक का प्राप्ति जो है। तो इसके लिए 3 राज्य आप लोग एकदम ध्यान रखना चाहिए। एक बिहार हो गया, एक आप लोग को झारखंड हो गया, और एक आप लोग को राजस्थान हो गया। याद आएगा कि नहीं? बिहार, झारखंड, राजस्थान। बहुत ही मात्रा में कौन है? झारखंड है। ये इतना आप लोग को ध्यान में चाहिए। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इसको हटाओ। एक बात और, अभ्रक की प्राप्ति उसके कौन सा अयस्क से होता है? ये क्वेश्चन आप लोग का नया है, बाकी तो ठीक है। अभ्रक के लिए आवश्यक अयस्क कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसमें डबल स्टार लगा दिए, मस्कोबाइट। क्या ध्यान में आएगा ये बात को? कहा जाता है कभी भी कि अभ्रक को निम्नलिखित में से उसके कौन सा अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो अभ्रक को प्राप्त किया जाता है उसके कौन अयस्क से? मस्कोबाइट अयस्क से। ये वाला बात जरूर याद रखेगा। बाकी देखो एल्युमिनियम में चलता फिरता है, याद रहेगा बॉक्साइट अयस्क, लेकिन ये क्या है? अभ्रक के लिए ये नया नाम है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि अभ्रक की प्राप्ति हम लोग किससे करते हैं? मस्कोबाइट अयस्क से करते हैं। थोड़ा सा और अगर हम इसको आगे समझने का प्रयास करें तो एक आता है सोना।
सबके देखो खनिज में केवल सोना है इसमें भूगोल के अनुसार से। अच्छा, सोना के संबंध में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले बात है कि सोना एक ऐसा खनिज है जो प्रकृति में कौन अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था समझते हो, मतलब इसको छोड़ दीजिए कितना दिन तक, यह जल्दी किसी के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। किसी में तुम माने नमक में घोर के रख दो, अम्ल में घोर दो, किसी भी प्रकार के सक्रिय पदार्थ में इसको घोल करके रख दो, यह किसी के साथ भी अभिक्रिया करता नहीं है। यही कारण किसको कहा जाता है कि सोना प्रकृति में अवस्था में पाया जाता है। तो कभी कभी आपको आएगा सोना क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित है, मध्य में स्थित है, नीचे स्थित है, इनमें से कोई नहीं, नीचे है, क्योंकि एकदम मुक्त अवस्था मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यह उच्च क्रियाशील है कि निम्न क्रियाशील? निम्न क्रियाशील है। अच्छा, एक दो बात और, ये किसी के साथ अभिक्रिया तो नहीं करता है, लेकिन एगो नाम होगा अम्लराज, नाम सुना है? अम्लराज में यह क्या होता है, घुल जाता है, इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। कभी कभी आप लोग को आएगा सोना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह एक्वारेजिया में यानी अम्लराज में क्या होता है, घुल जाता है। सोनार वगैरह जो है तुमसे सोना अगर चुराता है तो चुराने के लिए एक लिक्विड का प्रयोग करता है, और वह लिक्विड कोई और नहीं होता है बल्कि यही क्या रे, अम्लराज यानी एक्वारेजिया होता है। आपसे वो कहेगा लाइए देखें, बेचने के लिए जाओगे तो दिखाएगा, देखिए यही है, हाँ यही अंगूठी है, ये बढ़िया से थोड़ा गंदा उंदा हो गया, हम इसको धो देते हैं, और वह एक विशेष प्रकार के द्रव में डालेगा, तुमको लगेगा पानी, ना पानी नहीं रहता, वही क्या रहता, अम्लराज, वही रहता एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में जैसे डाला निकाला तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा क्या हो गया, घुल गया, उसी में रह गया। अब जो उसमें रह गया तो वह उचित विधि से वह उसको क्या करेगा, निकाल लेगा। पता नहीं चला अंगूठा डाला था, अंगूठी निकाला था, दिखा देगा, सही है। तो फिर इस सब बात पर आप लोग गौर करिएगा। अगर कभी जाओ कि स्वर्ण आभूषण है बेचने गए हैं तो एकदम उस पर ध्यान रखना है कि हमको इसको किसी प्रकार के लिक्विड में डालने के लिए नहीं देना है। वो लाख भी कहेगा तुम्हारा एकदम गंदा हो गया है, इसको साफ कर देते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं करवाना है। पता समझा रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए इसके बाद ये तो सोना वाला बात। अच्छा, एक बताओ, अगर भूगोल में आता है कि इसका प्राप्ति जो है वह भारत के किन किन स्थानों से होता है, तो मेन रूप से राज्य पूछेगा तो कौन हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में दो खान है, वो खान का नाम बताओ। हाँ, कोलार का खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। एक है हिट्टी का खान, ये दोनों याद रहेगा कि नहीं? कोलार का खान किससे संबंधित है, सोना से। हिट्टी का खान किससे संबंधित है, सोना से। और ये दोनों किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। क्लियर है? एक खान और है जी जो आंध्र प्रदेश में है, और उसका नाम है रामगिरी का खान। रामगिरी का खान भी किससे संबंधित रखता है, सोना से। और यह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। क्या सोना वाला बात भी इतना आप लोग को ध्यान में रहेगा? अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा कर लेते हैं, सोना हो ही गया तो थोड़ा सा किसको कर लेते हैं, चांदी को। चांदी में आप लोग क्या कहते हो, यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। इसको भी कहा जाता है कि यह भी उच्च क्रियाशील है कि निम्न क्रियाशील, यह भी निम्न क्रियाशील है। निम्न क्रियाशील होने का मतलब क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित है कि नीचे स्थित है, कहना यह भी नीचे स्थित है, तो कहना यह निम्न क्रियाशील है, धातु है। इसी में आप लोग को याद रखना है कि यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इससे दो तरह के वेराइटी वाला प्रश्न पूछता है जिससे फिजिक्स से जोड़ता है। इसी में बताए थे कि सबसे बढ़िया जो चालकता होता है जिसको विशिष्ट चालकता कहते हैं, यह विशिष्ट चालकता सबसे कम होता है कि सबसे अधिक होता है, तो कहना चांदी का विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होता है। अच्छा, एक बात बताए थे फिजिक्स वाला बात कि चालकता और प्रतिरोधकता में समानुपाती का संबंध की व्युत्क्रमानुपाती का, जिससे धारा बह रहा है, इसका मतलब उसका चालकता ज्यादा है, रुकावट कम है। रुकावट को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो बताओ चांदी का अगर विशिष्ट चालकता ज्यादा है तो उसका प्रतिरोधकता ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। यही कारण कि आप लोग को हम बताए थे कुछ ऐसे मतलब जरूरी चीज जहां पर आप लोग को एकदम धारा बढ़िया से प्रवाहित होना चाहिए, तो वहां पर हम लोग तांबा, यहाँ तक कि कोई और अन्य प्रकार के तत्वों की अपेक्षा हम लोग चांदी का तार बनाना ज्यादा हम इसको ये करेंगे। तो इतना तक आप लोग को ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुन लो, चांदी में क्या आया, यह प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका विशिष्ट चालकता सबसे अधिक होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोधक सबसे कम होता है। इसमें भी एक बात और है, इसका भूगोल में पूछता है इसका प्रमुख स्थान समझ रहे हो ना, यह भारत के कौन सा राज्य से इसका प्राप्ति होता है। हाँ, राजस्थान से। ये आप लोग का ध्यान रखना है, कहाँ से जी, राजस्थान से, ठीक है ना। तो चलिए इतना तक आप लोग को बात पहले ठीक ठाक रखिएगा, उसके बाद हम लोग इसके आगे से कुछ करेंगे, ठीक है ना। एक आप लोग और सुन लो, इसका नाम क्या है, हीरा, ठीक है।
हीरा थोड़ा सा क्योंकि सोना चांदी सुन लिया तो हीरा का हाल छोड़ देंगे नहीं। हाँ, हीरा वाला में क्या बात आपको याद रखना है, ये भी केमिस्ट्री का सेक्शन है। अच्छा, हीरा किसका एक अपरूप है? कार्बन का। हीरा किसका प्रूफ है जी? कार्बन का। एक बार देखो, अगर हमको चूंकि केमिस्ट्री हमको बार बार बोल रहे हैं, हमको बस भूगोले तक रखना है। ये सबसे बढ़िया बात है कि हीरा के लिए प्रमुख स्थान कौन सा है? हाँ, तो हीरा पन्ना ज्वेलर्स का नाम सुना है ना? तब पन्ना, यही पन्ना का खान जो है, आप लोग से क्वेश्चन आएगा, हीरा से संबंधित है कोलार का खान, पन्ना का खान, दिलवाड़ा का खान, तो राइट आंसर कौन सा होगा? पन्ना का खान। ये कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। याद आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, एगो क्वेश्चन देखो पूछा हुआ था, हीरा को आग में डालने पर क्या होगा? हीरा जल जाएगा, नहीं जलेगा, अपरिवर्तित रहेगा, माने इस प्रकार से कुछ कथन कारक प्रश्न दे देगा। क्या लगता है, सोचो तो। हाँ, अच्छा बताओ, हीरा कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है रे, तो जल करके राख हो जाता है। यही कारण कि हीरा गलती से हीरे का अंगूठी रहेगा तो उसको आग में नहीं डालना, डाल देगा मामला बेकार हो जाएगा। बात समझा रहे हैं कि नहीं? तो अच्छा खैर, इसको हटा दीजिए।